Your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Today we are going to discuss two novels, one by Thomas Hardy and second is by George Eliot, Mary Ann Evans. So today we are going to discuss two novels. One is Tess of D'Urbervilles and the second is Adam Bede by George Eliot. Let's see one by one. In today's task, we have Tess of D'Urbervilles, summary and character list, Adam Bede by George Eliot, and summary and character list. Let's see. So, Tess of D'Urberville. Tess of D'Urberville कहानी है उस वक़्त की विक्टोरियन सोसाइटी की, जिस सोसाइटी में लोग जो हैं बड़े मटेरियलिस्टिक हैं, बड़े सेल्फ सेंटर्ड हैं, और उस दौर में लोग क्या थे, मशीनरी की बात करते, पैशन फीलिंग से बिल्कुल दूर चले गए और दे आर टॉकिंग अबाउट देयर सेल्फ इंटरेस्ट. उनके सेल्फ इंटरेस्ट, मशीनरी का दौर और सेल्फ इंटरेस्ट, मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ और विक्टोरियन सोसाइटी, टिपिकल विक्टोरियन सोसाइटी जो है उसको डिस्कस किया गया है. थॉमस हार्डी एक फैटलिस्ट है और वो दिखाता है कि नेचर जो है वो कैसी है. नेचर एक कहता है कि इनडिफरेंट है और ज़िंदगी जो है वो कंसिस्ट करती है किसके ऊपर, लॉर्ड ऑफ कोइंसिडेंस और उसके बाद चांसेस और फेट. ये सारी चीज़ें मिलकर इंसान की लाइफ को कंट्रोल करती हैं. इंसान जो है पपट है इन सारी चीज़ों के हाथों में. फेट, चांस, कोइंसिडेंस, दे ऑल टुगेदर रूल आवर लाइफ एंड दे डिस्ट्रॉय अस, दे प्ले विद अस, अकॉर्डिंग टू थॉमस हार्डी. थॉमस हार्डी के बारे में कहा जाता है कि वो पेसिमिस्ट है. पॉइंट नोट कर लें, इसको कहा जाता है कि वो एक पेसिमिस्ट है. वो फैटलिस्ट है, फेट बेस लिखता है, फेट पर बिलीव रखता है और वो कहता है कि इंसान की लाइफ में बड़ा रेयर ओकेजन आता है हैप्पीनेस का. हैप्पीनेस इज अ रेयर ओकेजन इन मैन्स लाइफ. फेट, कोइंसिडेंस, लक, चांस, ये सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल करती हैं. अगर हम टेस को देखें तो टेस के घोड़े का मरना, प्रिंस जो उसका घोड़ा होता है टेस का, तो टेस के घोड़े की डेथ होती है तो प्रिंस की डेथ होती है. जो घोड़ा उनकी पूरी लिवलीहुड का एक कॉज होता है वो उसके हाथों से जब मर जाता है तो ये समझती है, वो भी एक चांस है ना, उसके हाथों डेथ होती है. तो वो जाना नहीं चाहती एलेक के पास कि वो एलेक के हाँ वहाँ पे जो डर्बरविल्स फैमिली है वो एक नवाब टाइप फैमिली है, वो वहाँ पे नहीं जाना चाहती. उसे पता है कि लोग ऐसे होते हैं. शी वांट्स टू अवॉइड. बट जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके हाथों से अब प्रिंस की डेथ हुई है घोड़े की, तो वो कॉज है, वो अपने आप को बड़ी इनोसेंट होती है. उसको उसने कहा प्योर वोमेन की उसे कुछ नहीं पता होता, इवन कि वो नहीं चाहती कि उसका रेप हो जाए, लेकिन वो एलेक जो है उससे सेड्यूस कर लेता है, उसका रेप कर लेता है, उसे मतलब एक गार्डन में ले जाता है और वहाँ से सेक्सुअल असल्ट जो है वो हमें थॉमस हार्डी दिखाता है कि यहाँ से होने जा रहा है. और अल्टीमेटली वो वहाँ पे एक ट्रेडिशन होती है उनकी कि वो संडे के संडे एक डांस पार्टी पर जाते हैं और मॉर्निंग टाइम वो आते हैं. सैटरडे को जाते हैं और संडे मॉर्निंग आते हैं. सारी नाइट वहाँ पे डांस करते हैं और ये भी जाती है. और रात को इसकी कुछ औरतों से इसका झगड़ा होता है तो एलेक जो है उसका फ़ायदा उठाता है. एलेक इसको ले जाता है जंगल की तरफ और ये सो जाती है, थक जाती है. तो रास्ते में वो जब सोई होती है तो इसका रेप कर देता है. तो उससे फिर ये बड़ी सफ़र करती है. टेस जो है प्रेग्नेंट हो जाती है. टेस इसकी वजह से इतना सफ़र करती है कि एक बच्चे को जन्म देती है. उसका नाम सारो रखते हैं और वो उसको पादरी जो है इजाज़त नहीं देते, चूँकि वो गुनाह की पैदावार है, तो उसको जहाँ पे क्रिमिनल होते हैं वहाँ पे दफनाया जाता है. वहाँ पे हार्डी जो क्रिटिसाइज़ करता है ज़माने की संग दिली को.
हार्डी बताता है कि औरत जो है, औरत को किस तरह से कहाँ कहाँ मिसयूज़ किया जाता है, उसे सड्यूस किया जाता है, उसको सेक्सुअली असल्ट किया जाता है, उसको हरेस किया जाता है। तो सारे जो मतलब इस तरह के जो मामलात हैं उनको डिस्कस करता है। कहते हैं कि थॉमस हार्डी की अपनी लाइफ में उसने अपनी जब वो यंग था तो उसने एक फीमेल की एग्जीक्यूशन देखी थी, तो वो उससे बड़ा वो उसके एक फुट प्रिंट छोड़ गई है ये बात, इसीलिए वो फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा लिखता है। तो यहाँ देखिएगा, ये पैदा हुआ है, थॉमस हार्डी 1840 में पैदा हुआ है और 1928 में डेथ हुई है। फैटलिस्ट माना जाता है, पेसिमिस्ट लोग इसे जानते हैं, और नाम है थॉमस हार्डी। नेचुरलिज्म जो मूवमेंट थी उसका भी ये पार्टिसिपेंट है। 2 जून 1839 में पैदा हुआ है स्टैन्सफोर्ड, डॉर्सेट, इंग्लैंड में। और अक्सर ये अपने नावल के अंदर वेसेक्स नामी जो एक फिक्शनल प्लेस है उसको दिखाता है। तो यहाँ पे भी इसने वेसेक्स नामी एक फिक्शनल सी प्लेस है वो दिखाई है। और ये अक्सर ग्रीनरी दिखाता है, ये नेचर का एक रुख नहीं दिखाता वर्ड्सवर्थ की तरह बल्कि दिखाता है कि नेचर जो है अगर वो कंफर्टेबल व्हीलर कंफर्टर्स होता है, साथ साथ डिस्ट्रक्टिव भी है। ये टेस है और ये थॉमस हार्डी है। डाइड 11 जनवरी 1928 और 87 ईयर उम्र पाई है हार्डी ने। उसके बाद रेस्टिंग प्लेस इसकी स्टैन्सफोर्ड पैरिश चर्च, और इसमें इसका हार्ट जो है वो दफन है। पोएट्स कॉर्नर, वेस्टमिनिस्टर एबी, एशेस, इसकी एशेस जो है इसने कहा था कि मेरी यहाँ पे दफन कीजिएगा। ऑक्यूपेशन इसका नॉवेलिस्ट था, पोएट था, शॉर्ट स्टोरी राइटर था, और किंग्स कॉलेज लंदन जो है वहाँ से इसने तालीम हासिल की है। लिटरेरी मूवमेंट जो उस वक्त थी और इनका ये हिस्सा था, नेचुरलिज्म मूवमेंट थी, विक्टोरियन, जैसी लाइफ है जैसी नेचर है वो वैसी दिखाता था। लेकिन अगर हम वर्ड्सवर्थ को देखें तो वर्ड्सवर्थ क्या कहता है, हीलर, सूथर, कंफर्टर, गाइड, टीचर, और नेचर को क्या कहता है कि ये नेचर जो है इंस्पायर करती है, गाइड करती है। जो नेचर के पास रहता है नेचर उसको कभी तन्हा नहीं छोड़ती। लेकिन ये कहता है नो, नेचर के 2 साइड हैं। नेचर अगर डिस्ट्रक्टिव है तो हीलर भी है, गुड है तो उसके और पहलू भी, बैड पहलू भी हैं। तो वो कहता है नेचर की दोनों साइड ये दिखाता है आपको हार्डी। विक्टोरियन लिटरेचर और नेचुरलिज्म इन दोनों को से इन्फ्लुएंस है। और नोटेबल वर्क है टेस ऑफ डियरबेविल्स, फार फ्रॉम द मैडी क्राउड, और कलेक्टेड पोएम्स हैं। जूड द ऑब्स्क्योर है, और इसका स्पाउस जो है, जो इसकी वाइफ है उसका नाम एम्मा लेविनिया गिफर्ड, और 1874 और 1921। फ्लोरेंस दूसरी जो है डगडेल्स 1914 और 20। Now we are going to discuss about Tess of D'Urberville. Sargodha University के student be attentive, and later we'll be discussing about Adam Bede by George Eliot. I'll be giving you detailed discussion on Adam Bede as well. So let's try to learn something related to Tess of D'Urberville. नावल स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि एक मोटा सा आदमी है, नाम है उसका जॉन डर्बेफील्ड। जॉन डर्बेफील्ड जो है वो जा रहा है तो रास्ते में उसे एक पादरी मिलता है। वो घोड़े के ऊपर है तो रास्ते में ये पुअर मैन जा रहा है जो कि टेस का फादर है। नाम है इसका जॉन डर्बेफील्ड। ये डर्बेफील्ड है और अपने आप को डर्बेविल समझ लेते हैं, जो कि एरिस्टोक्रेटिक नवाब हैं। ये कहते हैं कि शायद हम भी उनके रिश्तेदार हैं। तो यहां पे घोड़े पर एक आदमी बैठा है, वो उसको पादरी बताता है, प्रीस्ट के, डर्बे जॉन तुम जानते नहीं हो तुम किस फैमिली से हो? कहता नो। कहता तुम्हें पता है कि डर्बेविल्स जो यहां पे रहते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़े एरिस्टोक्रेटिक, बहुत बड़े नवाब हैं, और वो तुम्हारे रिलेटिव हैं, तुम्हें पता नहीं है? ये इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि दौड़ा हुआ आता है और
अपनी वाइफ से के साथ ये बात को डिस्कस करता है। कहता है कि हम तो बहुत अमीर हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो काफ़ी अमीर हैं और उनका नाम है डर्बेविल्स, यानी हम डर्बेफील्ड और डर्बेविल्स जो है वो एक ही फैमिली है और हम बेसिकली वो जो नवाब फैमिली है हम उसी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम जाके किनशिप जो है वो क्लेम करेंगे और उनसे अपने रिश्तेदारी को क्लेम करेंगे और उनसे हेल्प लेंगे। अब ये दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं और ये अक्सर शराब पीकर घर आता है। जॉन ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है और टेस जो है वो बड़ी एक मेडिटेटिव और बड़ी एक थिंकर टाइप एक लड़की है और वो ये देखती रहती है कि उसका भाई है छोटी, उसकी बहन है लीजा लू और एक घोड़े के ऊपर जो है सब कुछ सिलसिला चल रहा है। अब ये अक्सर देखती रहती है तो इसका फादर जो है वो अक्सर शराब पीता है तो वो कहती है कि फादर से अब काम नहीं होता, वो लेकर जाएगी घोड़ा। अब घोड़े को वो छकड़ा जो है वो उसे लेकर जाती है, उसके ऊपर जो अपना वो कारोबार करते हैं। तो रास्ते में घोड़ा जो है कोइंसिडेंस होता है कि घोड़ा जो है वो ये उसको लेके जाती है तो रास्ते में गिर के उसकी डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ हो जाती है माँ इसकी मदर पहले ही कहती रहती है कि तुम्हें चाहिए कि तुम डर्बेविल्स जो है ये जो फैमिली है इसके यहाँ जाओ, इस नवाब फैमिली के यहाँ, और वहां जाके रिश्तेदारी क्लेम करो और वो हमें हेल्प देंगे, हमें हेल्प आउट करेंगे। लेकिन ये नहीं जाना चाहती, ये मना करती है कि जब वो हमें जानते नहीं तो हम नहीं जाएंगे। अब ये बार बार जो है ये लेडी मिसेस डर्बेफील्ड जो है ये अक्सर कहती रहती है, ये अक्सर शराब पीता रहता है और जब घोड़े की डेथ होती है तो प्रिंस की डेथ होती है घोड़े की, तो ये बड़ी परेशान हो जाती है। ये सोचती है कि अब वो अपने खानदान के लिए कुछ करेगी, उसका ब्रदर भी है, छोटा भाई है और लीजा लू जो उसकी छोटी बहन है वो उनके लिए और अपनी मदर के लिए कुछ करेगी। अब ये क्या करती है, हेल्प लेने के लिए ये इस बहुत बड़ी जो बिल्डिंग है यहां पे जाती है जहां पे रहते हैं डर्बेविल्स। ये डर्बेविल्स नहीं है, इन्होंने जस्ट अपना नाम चेंज किया हुआ है, ये उसके कुछ भी नहीं लगते, यानी इन्होंने नाम चेंज किया हुआ है और ये वहां पे जाती है। जब ये वहां पे जाती है तो वहां पे एक बूढ़ी औरत है, उससे इसकी मुलाकात होती है जो कि एलिक की मदर है। एलिक वहां पे एक विलन है, ये एलिक है। एलिक इसको जब देखता है तो एलिक इसकी खूबसूरती और मासूमियत को भांप लेता है। उसकी मदर जो है, एलिक की मदर जो है वो अंधी है और उस मदर को जब ये देखती है तो ये और अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि अगर औरत हो तो औरत को देखकर वो कंफर्टेबल फील करती है जब पता चलता है कि उसकी मदर तो अंधी है। अब एलिक के सामने जो है फील्ड खुली है, मैदान खुला है, वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाग में ले जाता हूं, हमारे यहां पे स्ट्रॉबेरी का बाग है, चलो मैं तुम्हें वहां पे बाग दिखाता हूं और मैं तुम्हें वहां ही वर्क दूंगा। ये उसको फिसला के सड्यूस करके उस बाग के अंदर ले जाता है। बाग में उससे स्ट्रॉबेरी उसके मुंह में डालता है और अल्टीमेटली उसे किस करने की कोशिश करता है। तो यहां से हमें पता चलता है, हमें दिखाता है थॉमस हार्डी के एक सेक्सुअल असल्ट होगा, कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो वहां पे से शुरू होती है, वो उसको अवॉइड करती है। इससे हमें पता चलता है कि एलिक्स जो है वो बड़ा एक लस्टी किस्म का इंसान है। वो वहां से घर वापस आ जाती है तो वो जाना नहीं चाहती, लेकिन उसकी मदर, वो अपनी मदर को सारा माजरा बताती है कि उसने नोट किया है कि एलिक्स जो है वो एक इस तरह एडवांस होने की कोशिश कर रहा है। तो मदर इसकी उस पर बहुत खुश होती है, वो उसको और तैयार करती है कि तुम ऐसा करो कि ये तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, शायद एलिक तुमसे शादी करना चाहता है, तो यू शुड लुक अट्रैक्टिव। वो उसे अच्छी तरह तैयार करती है, खूबसूरत बना के उसे। वो एलिक खुद जो है घोड़े पे आता है तो ये अपनी 16 साल बच्ची को, जो कि बिल्कुल इमेच्योर है, वो इसके साथ भेज देती है। ये उसको ले जाता है और ये वहां पे उसे अपने बाग के अंदर काम पे रख लेता है। लेकिन इसकी इंटेंशन जो है इस एलिक की ठीक नहीं है। वो चाह रहा है कि वो इसका रेप करे, वो इसको सड्यूस करे। वो ऑफ एंड ऑन जो है वो इसको सड्यूस करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि जब वो उसे घर लेके जा रहा होता है तो उसे वो किस करने की कोशिश करता है, जिससे वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और ये सारे मामला जो है वो उसको बड़ा परेशान करते हैं। अल्टीमेटली घर काम पे पहुंचती है और वहां पे एक रूल था
मतलब उनके एक कन्वेंशन है, एक ट्रेडिशनल एक वहाँ पे कन्वेंशन थी कि वो हर सैटरडे को एक डांस पार्टी पे वहाँ पे जाते थे। तो ये भी एक दो दफ़ा उस डांस पार्टी पे जा चुकी है। अल्टीमेटली एक दफ़ा वो डांस पार्टी पे जाती है तो वहाँ पे कुछ शरीर फीमेल्स होती हैं, शरारती फीमेल्स होती हैं, जिनके साथ ये लड़ पड़ती है। जब ये लड़ती है तो एलिक इस बात का फायदा उठाता है और उसे घोड़े पे बिठाता है और जंगल की तरफ इसको दौड़ाना शुरू कर देता है घोड़े को। जब ये घोड़े को जंगल की तरफ दौड़ाता है तो सुनसान जंगल है, वहां पे ये थक जाती है रास्ते में और ये सो जाती है और ये वहां पे उसको रेप करता है, इसका रेप करता है और ये बहुत इस पर रोती है और ये चाहती है, वो उससे नाराज हो जाती है और ये बहुत उसे मनाता है कि तुम यहाँ पे रहो, लेकिन ये छोड़ के अपने घर चली जाती है। जब ये घर जाती है तो कुछ दिनों बाद इसे पता चलता है कि शी इज अ प्रेग्नेंट, ये प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने की वजह से हम देखते हैं कि एक बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका नाम रखती है सारो। अब उस बच्चे की कुछ दिनों के बाद उस बच्चे की डेथ हो जाती है। बच्चे की डेथ हो जाती है, ये इतनी परेशान होती है, लोग इसको बातें करते हैं, गमजदा हो जाती है, हर तरफ से लोग बातें कर रहे हैं, करैक्टर ठीक नहीं है, ये किया वो किया, और अल्टीमेटली प्रीस्ट जो है उस बच्चे को जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है उसे दफनाने की इजाज़त नहीं देते क्योंकि सिन की प्रोडक्ट, वो उसको वहाँ पे दफनाना पड़ता है उसको जहाँ पे क्रिमिनल लोगों को दफनाया जाता है। बहुत असुरता होती है। टेस ये सारे मामलात को भूलना चाहती है। यहाँ पे फेस 1 जो है, यानी जहाँ प्रेग्नेंट होती है, ये यहाँ पे एक फेस 1 इसका ख़त्म हो जाता है इस नावल का। फेस 2 स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि अब ये चाहती है कि किसी तरीक़ा से ये एलिक को भूल जाए और ये जो भी अजियत एग्नीज इसके साथ हुई हैं वो इनको भूल के एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करे। दूसरे फेस में हम देखते हैं कि ये एक डेयरी फार्म में काम करती है। डेयरी फार्म में काम करती है, वहाँ पे एक लड़का है एंजल क्लेयर। एंजल क्लेयर भी उस डेयरी फार्म में काम करता है और एंजल क्लेयर के साथ 3 गर्ल्स हैं वहाँ पे, बड़ी खूबसूरत हैं, वो भी उस डेयरी फार्म में काम करती हैं। ये इसको प्रपोज करती हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन ये उनको रिजेक्ट करता है। लेकिन जैसे ही ये इसकी ब्यूटी को देखता है एंजल क्लेयर एक मतलब एक प्रीस्ट का बेटा है, उसका फादर जो है वो एक प्रीस्ट है और आपको पता है प्रीस्ट जो है एक प्योर वोमन चाहते हैं, एक पाक वोमन चाहते हैं, एक ऐसी औरत उसके बेटे की लाइफ में आए, कोई लड़की जो बिल्कुल प्योर हो, जिसका पहले किसी के साथ ताल्लुक ना रहा हो। लेकिन ये उसको ऑफ एंड ऑन जैसे ही देखता है तो ये बहुत खूबसूरत है, तो इससे बहुत मुतासर होता है। ये प्रपोज करता है, ये रिजेक्ट करती है, ये फिर प्रपोज करता है, ये रिजेक्ट करती है। अल्टीमेटली जब ये इसका पीछा नहीं छोड़ता तो ये एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो ये सोचती है कि ये सारा मामला वो उसको बता देगी उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ है। ये अपनी माँ के साथ डिस्कस करती है, मदर के साथ डिस्कस करती है कि इस तरह एंजल क्लेयर ने उसको प्रपोज किया और वो उससे शादी करना चाहता है और वो डेयरी फार्म में उसके साथ ही काम करता है। लेकिन उसकी मदर उसे बताती है कि तुम हरगज अपने पास्ट के बारे में कभी नहीं बताओगी, एंजल क्लेयर को डिस्कस नहीं करोगी। वो उसे रोकती है, लेकिन ये चाहती है कि ये सब कुछ उसे बता दे, वो अपने दिल पर ये बोझ नहीं रखना चाहती। जब उसके साथ शादी होती है तो शादी वाले दिन हम देखते हैं कि एंजल क्लेयर जो है कन्फेशन करना चाहता है। एंजल क्लेयर बताता है कि उसका पहले भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रहा है और कोई औरत उसकी लाइफ में रही है। जैसे ही वो उसे बताता है तो वो बहुत खुश हो जाती है कि अब इसने अपनी कन्फेशन कर लिया तो मैं भी कन्फेशन करूंगी तो शायद ये मुझे माफ़ कर देगा और हम बड़े अच्छे से ज़िंदगी गुजारेंगे। ये उसे बताती है कि उसके साथ भी, उसकी ज़िंदगी में भी कोई रहा है और उसके साथ ये सब हुआ है। ये जैसे ही सब कुछ उसे बताती है तो ये सब कुछ सुन के वो कहता है कि ये चीज़ें तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताई। हम जो हैं इस तरह प्रीस्ट हैं और हम प्योर वोमन चाहते हैं। यहाँ पे हार्डी क्रिटिसाइज करता है कि और मर्द जो है हमेशा ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को डिस्कस कर रहा है कि मेल कैसे डोमिनेट करता है सोसाइटी के अंदर। मेल खुद जैसा भी हो, फीमेल से कहता है कि फीमेल उसकी प्योर हो, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे वो खुद भी तो वैसा ही है, लेकिन वो फीमेल से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो ठीक हो। अब वो फीमेल को वो जैसे ही ये इसको देखता है, जो इसकी बातें सुनता है, तो कहता है ये बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, अब तुम मुझे क्यों बता रही हो। तो
इतना गुस्सा होता है तो वो उसे कहता है कि वो उसे छोड़ के जा रहा है और वो उससे कभी राब्ता ना करे। तो उसे कहती है कि क्या वो उसे लेटर लिख सकती है कभी? इतना तो बताओ एंजल कि अगर मेरा दिल करे तो मैं तुम्हें लेटर लिख सकती हूँ। तो ये उसे बताता है हाँ लिख सकती हो जब तुम बीमार हो, अदरवाइज तुम मुझसे कभी राब्ता नहीं करोगी। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो, अगर तुम बीमार हो तो तुम मुझे खत लिख सकती हो, अदरवाइज तुम मुझसे कभी राब्ता नहीं करोगी। वो उसे छोड़ के ब्राजील चला जाता है। अब टेस जो है बिल्कुल तनहा हो जाती है और परेशान रहती है, और टेस जो है उसको पैसों की भी ज़रूरत है, वो उसके लिए एक जॉब करती है। और हम देखते हैं कि टेस जो है वो प्लेस टू प्लेस जाती है और डिफरेंट प्लेसेस पे जॉब करती है। टेस ने अपनी खूबसूरती, चूंकि बहुत खूबसूरत है, उसने अपने इवन के अपने आईब्रो जो हैं वो भी मंडवा दिए हैं ताकि वो लोगों को खूबसूरत ना लगे। और उसने ऐसा हुलिया बना रखा है कि लोग उसको, कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। वो चाहती है कि वो अब इन मामला से दूर रहे। लेकिन हम देखते हैं कि एक दिन वो काम करके वापस आ रही होती है तो एक प्रीस्ट जो है वो कुछ जो कन्फेशन, जो माफीनामे, इस तरह की चीज़ें जो है वो बांट रहा होता है। जब वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि वो प्रीस्ट और कुछ नहीं है और कोई नहीं है बल्कि वो एलिक है। एलिक वहां पे बताता है कि वो बहुत गुनाहगार था और वो अब अच्छा बन गया है। एंजल क्लेयर के फादर, जो उसका फादर है, प्रीस्ट है, उसने अब एलिक को नेक बना दिया है। उसने उसको तबलीग की है तो वो नेक बन गया है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पड़ती है दोबारा इसके ऊपर, टेस के ऊपर, तो टेस को देख के वो फिर बिगड़ जाता है। वो कहता है कि वो इसको, चूंकि वो अकेली भी है, उसे पैसों की भी जरूरत है, तो वो उसे फिर प्रपोज करता है। कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा हस्बैंड जो है वो कभी वापस नहीं आएगा। ये उसको ऑफ एंड ऑन प्रपोज करता रहता है और उसका ताकब करता रहता है, उसके पीछे जाता है। वो कहती तुम मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन ये उसका ऑफ एंड ऑन ताकब करता है। उसे कहता है कि अब तुम्हारे पास एक ही चांस है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें घर दूंगा, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, तुम मेरे साथ रहना शुरू कर दो। लेकिन ये उसको रिजेक्ट करती है। और कुछ दिनों के बाद उसके फादर जॉन की डेथ हो जाती है। जॉन की डेथ के बाद उसका जो घर है, इनका घर जो है वो भी, उससे भी इनको निकलना पड़ता है। अब इनको घर की भी जरूरत है, पैसों की भी जरूरत है। तो ये कहता है कि घर भी मिलेगा, घोड़ा भी प्रोवाइड कर दूंगा, भाई को भी सब कुछ ले दूंगा, चीजें, खिलौने वगैरह ले दूंगा, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, तुम मेरे साथ रहना शुरू कर दो। अब ये मजबूरी में ये फिर एलिक के पास चली जाती है, उसके साथ रहना शुरू कर देती है। और एंजल क्लेयर के बारे में ये सोच रही है कि शायद वो वापस नहीं आएगा। होता यूं है कि एंजल क्लेयर को के दिल में रहम आता है। कुछ इसकी जो दूसरी सहेलियां हैं वो भी उसको लिखती हैं कि ये बेगुनाह है, और ये खुद भी खत लिखती है और उसके दिल में रहम आता है और ये वापस आता है। वो कहता है कि उसने अपनी वाइफ के साथ अच्छा नहीं किया, वो वापस जाएगा। अब ये वापस आता है तो इससे आके मिलता है तो उसे बताती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने बहुत देर कर दी है। अब वो एलिक के साथ है, एलिक के साथ उसने रहना शुरू कर दिया है। अब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, ऊपर से एलिक आ जाता है। एलिक इस बात का गुस्सा करता है, एलिक इसके साथ लड़ता है तो ये इसको बातें करता है। जैसे इसे बातें करता है तो उसे गुस्सा होता है कि इसने उसको बहला लिया अगेन, क्योंकि वो एंजल क्लेयर से मोहब्बत करती थी। तो ये एक घर की जो इसके पास वो नाइफ टाइप होता है तो ये इसको कत्ल कर देती है। ये सारा माजरा मिसेस ब्रूक जो है वो देख रही होती है, और मिसेस ब्रूक जब देखती है ब्लड को और वो पुलिस को बता देती है। पुलिस को जैसे ही ये बताती है, पुलिस इसका ताकब करती है। एंजल क्लेयर जो है इसे लेके भाग जाता है। आखिरकार ये एक कॉटेज इनको मिलता है, वहाँ ये मिलते हैं और वहाँ पे ये अपनी एक नाइट स्पेंड करते हैं। और ये कहती है कि इस नाइट के अंदर उसने स्पेंड अ मेमोरेबल लाइफ, कहती है कि इसमें उसने, इस नाइट में उसने पूरी जिंदगी जी ली है। और ये इससे कहती है कि जब मेरी डेथ हो जाए, मेरे बाद तुम लीजा लू से शादी कर लेना, वो बड़ी प्योर लड़की है और बड़ी इनोसेंट है, तुम उसके साथ ज़िंदगी गुजारना। होता यूँ है कि हम देखते हैं एट लास्ट कि पुलिस जो है इसको, टेस को गिरफ्तार कर लेती है और इसको हैंग कर दिया जाता है। और इसके बाद लीजा लू के साथ एंजल क्लेयर की शादी हो जाती है और इसके ऊपर ये नावल एंड होता है। तो ये इसके अंदर कैरेक्टर हैं। एक इसके अंदर कैरेक्टर एंजल क्लेयर है, एक टेस है, एक लीजा लू है, और उसके बाद ये एलिक है जो कि एक नवाब है और ये एक अय्याश आदमी है, और इसकी मदर जो है वो अंधी है और ये अपने आप को कहते हैं डर्बे विल्स, जबकि ये डर्बे विल्स नहीं हैं, ये डर्बे फील्ड्स हैं। डर्बे फील्ड्स को ये
मगालता है कि शायद वो डर्बेविल्स के रिलेटिव्स हैं, वो उनको किनशिप क्लेम करेंगे तो वो उनको शायद कुछ पैसा दे देंगे। ये वो प्रिंस है घोड़ा जिसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद कोइंसिडेंस होता है तो इसको जाना पड़ता है इस मेंशन, इस बिल्डिंग में जहां इसकी इज्जत जो है वो खो जाती है। इसको रेप कर देता है एलिक। और ये वो डांस है जहाँ पे ये डांस कर रही होती है, फर्स्ट टाइम ये डांस करती है एलिक के साथ और एलिक इसको बहुत पसंद आता है। और ये एंजल क्लेयर है और ये एलिक है। एलिक जो है वो एक विलन है जबकि एंजल क्लेयर जो है वो इसका हस्बैंड है। तो ये ओवरऑल मैंने करैक्टर लिस्ट और इसके अलावा समरी जो है आपके साथ डिस्कस कर दी है। अब आपके सामने सारी पिक्चर जो है आपके सामने आ रही हैं। आप इसका ऐसा करें कि इसका स्नैपशॉट ले लें। ये रियल मूवी है, मैंने उससे सारे लिए हैं। ये फादर है, ये बेटी है और ये लीजा लू है और एक इनका भाई होता है छोटा, ठीक है। और ये है, ये जॉन जो है, यानी ये जॉन है और ये इसको कहते हैं मिसेस डर्बेविल और ये मिस्टर डर्बेफील्ड है और ये मिसेस डर्बेफील्ड है। ये जॉन है और ये जॉन है, दोनों के नाम एक जैसे ही हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये एंजल क्लेयर है और ये टेस है। ये टेस है और ये कौन है? एलिक, जो उसको सड्यूस करता है। ये उनका घर है जहाँ पे जाती है और अपनी इज्जत भी खो बैठती है। मिसेस ब्रूक वो लेडी है जो देख के देखती है जब ये एलिक को कत्ल करती है और इसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये सारी स्टोरी है। आप इसकी करैक्टर लिस्ट और इसकी समरी जो है वो अच्छे से याद कर लें और इंशाल्लाह कल इसकी हम असाइनमेंट इसकी पढ़ेंगे। इसको ज़रा नोट करें। एक पॉइंट आपको बताना था, ये नावल इस तरह के लिखता है कि लोग बड़े स्कैंडलस किस्म के नावल लिखता था। जितने भी इसके नावल हैं बड़े स्कैंडलस किस्म के हैं। मतलब लोग इसमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी डालता है कि सेक्सुअल एलिमेंट्स इतने होते हैं कि वो आप फैमिली के अंदर बैठ के नहीं देख सकते। ये 1889 में इसने लिखा था, लेकिन इसके अंदर इतने सेक्सुअल सीन थे कि इसको पब्लिश नहीं करवाया जा सकता था। यानी इतना इसने बोल्ड लिखा था कि दैट वाज नॉट पब्लिशेबल। तो 1891 में आखिरकार पब्लिशर जो है एग्री होते हैं। यानी 1889 में इसने लिखा है और इसको पब्लिश करवा रहा है 1891 में, क्योंकि इसको फिर उसने प्योरीफाई किया, कुछ सेंसर किया, कुछ निकाली चीज़ें, उसके बाद ये 1891 में अल्टीमेटली पब्लिश किया जाता है। तो ये थॉमस हार्डी जो है, जिसको फेटलिस्ट कहते हैं, उसका नावल है टेस ऑफ डर्बेविल्स। टेस ऑफ डर्बेविल्स। तो इसको आपने देखना है। लेट्स सी अनदर नावल। अब हमने एक नावल डिस्कस किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का। ये किसमें? यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में। आपने जैसे इसके करैक्टर्स जो हैं वो याद करने और समरी याद करनी है। कल इंशाल्लाह इसी की बेस पे हम इसकी असाइनमेंट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर कुछ थीम्स हैं वो मैं आपके साथ जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ। फेट एंड द फेयरवेल्स, ठीक है जी। Character and action of the novel Tess of D'Urberville's story is basically defined by the bad thing happened to her. Hardy present a world which circumstances beyond the control of Tess D'Urberville. अब देखिए, luck, chance, coincidence, environmental force और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी जो इसकी प्रोटैगोनिस्ट है जो सफ़र करती है वो उसको किस तरह से हम देखते हैं कि वो उसको घेरे हुए हैं। कौन कौन सी चीज़? चांस, फेट, सर्कमस्टांसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी जो इसकी प्रोटैगोनिस्ट है उसको घेरे हुए हैं, ठीक है। वो उनसे निकल नहीं पाती। रेप हो जाता है, बर्बाद हो जाती है, एक वो बिल्डिंग में जाती है, वहाँ पे वो किनशिप क्लेम करती है, वो उसका रेप कर देता है, उसको सड्यूस कर लेता है और प्रेग्नेंट हो जाती है, बेटा पैदा होता है, सारो नाम रखती है, दफनाया नहीं जाता उसको और क्रिमिनल की जगह पे दफनाया जाता है, तबाह बर्बाद हो जाती है। और ये सारा कॉज जो है सिर्फ चांस और सर्कमस्टांसेस, इंसिडेंट्स और कोइंसिडेंट्स सब कुछ मिला के करते हैं। मेल डोमिनेंट प्री डोमिनेंस दिखाई गई है। कैसे? ज़रा देखिएगा। मेल जो है हरासमेंट कर रहा है, सेक्सुअली सड्यूस कर रहा है, डोमिनेंस उसकी दिखाई गई है। एलिक जो है वो क्या करता है? उसको सेक्सुअली अब्यूज करता है। पहले हरास करता है, फिर अल्टीमेटली रेप्ड, सड्यूस और रेप करता है।
और दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि यहाँ से वो मेल से मतलब रेप होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो दूसरी साइड पे हमने देखा कि एक मेल है एंजल क्लेयर। एंजल क्लेयर क्या कहता है कि उसके किसी फीमेल के साथ ताल्लुकात हैं और वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन में रहा है, लेकिन उसे कहता है